हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन दी मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़, सारी तो नहीं, एक आध बची हैं, बट सारी प्रॉपर्टीज़ जो मेनली यूज़ हमने करनी है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, अगेन रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालने पड़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। इन्हीं को यूज़ करके आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो इन प्रिंसिपल आप जो उसकी डेफिनीशन है, वर्क डेफिनीशन, उससे भी निकाल सकते हैं, बट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दो रिजल्ट्स और हैं जिनको इनफैक्ट वैसे तो कोरोलरीज हैं, सिंपल, बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनको थ्योरम का स्टेटस दिया गया है। ओके, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड में इनको कई बार यूज़ भी किया जाता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं बस। लेकिन ये दो रिजल्ट्स जो हैं थ्योरम्स, इनकी पहले बात कर देते हैं। ये दोनों जो हमारे रिजल्ट्स ड्राइव होंगे, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिजल्ट निकाला था कि एफ कोई फंक्शन है कैपिटल एफ और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ है, तो एफ डैश टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है। तो उसी से दो केस बनते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं दो थ्योरम्स। एक का नाम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और दूसरे का नाम है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगेन यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन थ्योरम्स का, इन दोनों का एक साथ या दोनों का अलग अलग लिखना चाहें तो आपको कंडीशंस वही स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी जो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमारी कंडीशंस आती हैं, समथिंग लाइक दिस कि एफ कैपिटल एफ कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है टी ग्रेटर देन जीरो रीजन में। एफ का कंटिन्यूस होना जरूरी है, केवल पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं, जीरो से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो आप इसका डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एफ तो होना चाहिए कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। ओके, ये आप इस वाले रिजल्ट में देख चुके हैं, तभी जो ये रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, ये तभी आता है। ओके, दिस तो एफ तो कंटिन्यूस होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। और एफ डैश टी जो है वो खुद केवल क्लास ए फंक्शन सफिशिएंट है। क्लास ए मतलब बेसिकली उसका केवल पीस वाइज कंटिन्यूस होना नेसेसरी है। अगर वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो खुद भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। तो अगर वो केवल पीस वाइज कंटिन्यूस भी है तो वो क्लास ए फंक्शन हो जाएगा। तो इसका एफ डैश टी का केवल क्लास ए फंक्शन होना नेसेसरी है और तब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है। तो ये तो रिजल्ट हमने निकाल रखा है, लेकिन इस थ्योरम का रिजल्ट है जो यहीं से निकल के आएगा। वो रिजल्ट ये है कि लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ टी स्पेस में जो फंक्शन है टी टेंडिंग टू जीरो में, इसकी लिमिट इज इक्वल टू एस स्पेस में जो करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको एक एस के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो एंड अंडर द लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो है, यहाँ लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन इस थ्योरम का नाम कहते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इस स्पेस में आप इनिशियल वैल्यू पे बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो वाली पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ओके, तो एस स्पेस और टी स्पेस में वैल्यूज़ को रिलेट जिस तरह से एक्सप्रेशन ये कर रहा है, इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अगेन मैथमेटिकली यहाँ पे हम इस तरह की कंडीशंस भी लिखते हैं, प्रोवाइडेड बोथ दीज लिमिट्स एग्जिस्ट। ओके, ये दोनों लिमिट्स अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। इसे कोरोलरी वन या इसको अलग हम स्टेटस हम थ्योरम का देते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और ऐसे ही एक दूसरा रिजल्ट भी है, कैपिटल एफ टी इन द टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट। ओके, फाइनल वाले पॉइंट पे, टी स्पेस में इनिशियल पॉइंट, टी स्पेस में फाइनल पॉइंट। तो ये रिलेटेड होता है अगेन एस इंटू एफ एस से, लेकिन उसकी वैल्यू एट लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। तो टी टेंडिंग टू जीरो है तो यहाँ एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और यहाँ टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एस टेंडिंग टू जीरो। ओके, उस सेंस में सिमेट्रिकल है, एटलीस्ट ऐसा सिमेट्रिकल नहीं है कि जीरो है तो जीरो, लेकिन यहाँ जीरो है तो यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ जीरो। ओके, तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। ओके, दीज फाइंड यूज, ठीक है, हमारे लिए भी हम इसे यूज़ करेंगे, बट उससे पहले इन्हें प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, हमने ये रिजल्ट जो प्रूव कर रखा है डायरेक्टली इसको यूज़ करना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये है, ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर रखा है दिस रिजल्ट। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, जो बेसिकली ये इंटीग्रल होता है, एफ डैश टी को ई पावर माइनस एस टी से जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमने प्रूव कर रखा है। ओके, स्मॉल एफ एज ऑलवेज इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इटसेल्फ, नॉट एफ डैश एफ का। ओके, दिस तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में मैं आई लिख रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए आप इस एक्सप्रेशन की एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले लो। एस स्पेस में इन्फिनिटी लिमिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी में रिजल्ट में टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट आती है, और टी टेंडिंग टू जीरो ही हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम बनता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की ये लिमिट ले लें इसकी, ओके, ये तो शॉर्ट हैंड है इसकी और इसकी, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब एलएचएस में आप देखें, ये एफ डैश टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, ये हमने कंडीशन में स्पेसिफाई कर रखा है। एफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का था तो एफ डैश टी भी है, या हमने ये भी कहा है एफ डैश टी
क्लास ए फंक्शन है, तो क्लास ए होने के कारण वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का ये स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होने के कारण, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसकी ग्रोथ इस फैक्टर से स्लो होती है फॉर सफिशेंटली हायर वैल्यूज़ ऑफ एस। एस अगर हम सफिशेंटली हाई ले लें तो ये इसके मुकाबले, इस फंक्शन की ग्रोथ इसके मुकाबले इट पेल्स इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन। और यहाँ तो हम लिमिट, कौन सी लिमिट की बात कर रहे हैं, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन कितना भी रैपिडली ग्रोइंग हो, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी के मुकाबले ये बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा। ओके, तो इन द लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये LHS कितना बन जाएगा, 0। इसको और बेटर समझने के लिए आप इस फिगर को सोचिए। देखिए ये ब्लू कर्व जो है, इनमें से कोई भी माना हमारा f' है, ये सब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स के फंक्शन है। ये भी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, अलग अलग ऑर्डर के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कोई ना कोई आप दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा ढूंढ सकते हैं e⁻+ct वाला, जो इन सबसे फास्टर ग्रो करता है। तो e⁻ct के बजाय अगर आप e⁻−ct से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीत e⁻−ct वाले फैक्टर की होगी, मतलब e⁻−ct वाला फैक्टर इस पर डोमिनेट करेगा। अब e⁻−ct या e⁻−st टाइप का फैक्टर ऐसा होता है, अगर ऐसा आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, डिकेइंग फैक्टर। लेकिन आप तो बात कर रहे हैं एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट की। e⁻−st ये होता है, आप s की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, डिके और भी रैपिड हो जाता है, s को और इंक्रीज़ करें, डिके और भी रैपिड हो जाता है। और अगर आप एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली e⁻−st ये होता है, 1 से स्टार्ट करेगा, t = 0 पे 1, लेकिन इमीडिएटली 0। ओके, ये एकदम से ये फंक्शन ग्रेजुअली, वैसे e⁻−st ग्रेजुअली होकर 0 बनता है, बट एस टेंडिंग टू लिमिट 0 इन्फिनिटी लिमिट में इस फंक्शन को देखा जाए तो बेसिकली ये 1 से 0 केवल जस्ट ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 1 to 0 एट द पॉइंट t = 0। तो इस तरह का जो हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है हमारा जो गिवन फंक्शन है f' जो भी है वो, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और तब एरिया अंडर द कर्व। अब ये फंक्शन तो जैसा भी होगा, ये तो 0 है, इस पॉइंट से ही ये 0 हो गया है, तो इसको अगर f' से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व तो आपको 0 बनेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, अदरवाइज, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है एक्चुअली। टिपिकल इन द सेंस ये है, जिस तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं इंटरप्रेट इसे इस तरह से कर रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले लिमिट ले लेते हैं। तो अगर, और लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करने के लिए यू हैव टू बी इंश्योर कि मैथमेटिकली क्या वो कंसिस्टेंट है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दोज कॉम्प्लिकेशंस। सीधे हम ये उसी तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले e⁻−st का फैक्टर, और वो भी s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में देखते हैं, प्लस इन्फिनिटी में। तो दिस एक्सप्रेशन इन s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट, दिस इज बेसिकली 0 इंटू ये जितना भी हो 0, और 0 का इंटीग्रेशन करते रहें 0 से इन्फिनिटी तक भी, यू आर गोइंग टू गेट 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली इस लिमिट में 0 है। ओके, तो ये फिगर और ये जो आर्ग्यूमेंट है, होपफुली दिस सेटिस्फाइज यू। अदरवाइज थोड़ा मैथमेटिकली वी हैव टू बी इंश्योर कि क्या, जैसे मैंने इंटीग्रेशन के ऑर्डर में बात कही थी, 2 इंटीग्रेशन है, तो क्या दोनों के ऑर्डर को हम आपस में चेंज कर सकते हैं? यू हैव टू बी केयरफुल, नॉट ऑलवेज। तो ऐसे ही लिमिट के बारे में, और जो हम ये इंटीग्रेशन की यहाँ पे जिस तरह से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हाँ ये लिमिट, बेसिकली ये एक्सप्रेशन इस तरह का है, पहले इंटीग्रेशन करो और फिर लिमिट लो। पर आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले लिमिट ले लो और देन इंटीग्रेशन। ओके, सो बट इन एनी केस दिस लेफ्ट हैंड साइड गोज टू 0 एज s टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये खत्म हो गया। और राइट हैंड साइड में ये सेकंड टर्म जो है s डिपेंडेंट नहीं है, तो इस पे लिमिट से कोई फ़र्क नहीं है। ओके, इसको अलग से आप लिख सकते हैं। लिमिट का फ़र्क केवल इस पे पड़ेगा। आप ये यहाँ लिमिट का फ़र्क ये ना सोचें कि s टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये फंक्शन इन्फिनिट डाइवर्ज करेगा। अरे fs का बिहेवियर हो सकता है ऐसे 1/s² टाइप का हो, 1/s²। तो ओवरऑल इस फंक्शन का बिहेवियर s इंटू 1/s, और 1/s इस लिमिट में 0 बनता है। तो वो जब तक आपको ये फंक्शन नहीं पता तब तक आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इस टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया सिंपली लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी SFS, और ये टर्म एक कांस्टेंट की तरह है f0। इस टर्म को इधर ले आइए, बन गया आपका रिजल्ट। कैसे? f0 को आप मैथमेटिकली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ft है इन द लिमिट t टेंडिंग टू 0। बस बेसिकली ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में जो ये टर्म आता है, ये बेसिकली f के स्टार्टिंग फंक्शन जो हमारा f था, जिसके हमने डेरिवेटिव की बात की, ये उस फंक्शन की वैल्यू t = 0 वाले पॉइंट पे है। दिस तो हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम प्रूव। कुछ नहीं किया, ये जो डेरिवेटिव के लिए जो रिजल्ट था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसको ही s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली और प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया, नथिंग मोर। ओके, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो इसीलिए इसको एक थ्योरम का स्टेटस दिया गया है। ओके, इनिशियल वैल्यू नाम मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, इनिशियल, क्योंकि आप यहाँ देखें तो ये इनिशियल है, लेकिन यहाँ तो ये एक सेंस में फाइनल है। नामकरण इस तरह से किया गया है, आप ओरिजिनल टी स्पेस में कौन सी लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। ओके, अच्छा, दूसरी जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम, अगेन कुछ नहीं करना है, इसी एक्सप्रेशन की दूसरी लिमिट ले लेते हैं। अब की बार इसकी s टेंडिंग टू 0 लिमिट ले लो, s के रेस्पेक्ट में लिमिट लेंगे। ओके, s टेंडिंग टू 0 लिमिट आप ले लें, तो s टेंडिंग टू 0 लिमिट अगर आप इसकी एक्सप्रेशन की लें, दिस वन। ओके,
तो एस टेंडिंग टू जीरो ऑफ दिस इंटीग्रल और एस टेंडिंग टू जीरो ऑफ राइट हैंड साइड का रिजल्ट। अब सीधे एस इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा वो नोशन आता है कि लिमिट बाद में है, पहले इंटीग्रल है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आप इस एक्सप्रेशन की एस टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले लो, एस की जगह जीरो रखें, टू द पावर जीरो इज़ वन, ये एक्सप्रेशन वन हो गया। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश टी, और अगेन यहाँ जो एस की लिमिट जो भी है उसका फ़र्क केवल इस टर्म पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। और अगेन आप यहाँ ये ना सोचें कि ये एस का फैक्टर यहाँ है तो ये टर्म जीरो ही बनेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एफ एस खुद 3/s हो तो एस से एस कैंसिल 3, ये टर्म 3 फाइनाइट वट एवर बी द केस। ओके, तो ये जब तक एफ एस नहीं पता है तब तक ये लिमिट हम नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब एफ डैश टी का इंटीग्रल बचा, एफ डैश टी का इंटीग्रल एफ टी, एक बार वैल्यू जीरो एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे, राइट हैंड साइड ऐसे का ऐसी, सो एफ इन्फिनिटी माइनस एफ ज़ीरो। ओके, एफ ज़ीरो ये जो टर्म है दोनों साइड ये कैंसिल हो गया। ओके, एफ़ की वैल्यू जीरो पे, कैपिटल एफ़ की। और एफ़ इन्फिनिटी को कैसे लिखेंगे, आप मैथमेटिकली उसे ऐसे लिख सकते हैं, अरे एफ टी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एट लिमिट टी इन द लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बन गया आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगेन फाइनल वैल्यू टी स्पेस में, तो जो नाम है इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम के वो टी स्पेस की लिमिट के बेसिस पे है। टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट के करस्पॉन्डिंग वाला आंसर इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट के करस्पॉन्डिंग का दिस। तो दो सिंपल रिजल्ट्स हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, दे फाइंड प्लेस। ओके, हम शायद बहुत ज़्यादा यूज़ इन्हें ना करें, पर एक आध एग्जांपल्स में ये यूज़ हो सकते हैं हमारे लिए। ओके, सो भी वो तो दीज आर टू सिंपल रिजल्ट्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव। अब बेसिकली अब हमें सवाल करने हैं, इवेल्युएटिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर मैनी केसेस, ठीक है, एज मैनी एज पॉसिबल आपको करनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी अभी मेजर जो बची है, अपार्ट फ्रॉम शायद कोई छोटा मोटा वो बचा होगा, अदरवाइज जो मेजर एक पॉइंट अभी बचा है, वैसे कन्वोल्यूशन की हमने बात नहीं की। कन्वोल्यूशन क्या होता है ये मैं अलग लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी तक जो हमने चीज़ें स्टडी की इन सब की, लेकिन अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जो मैं बार बार जो एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करनी ही पड़ेंगी। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अलग अलग फंक्शंस के निकालने होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने इनिशियली कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे, टी पावर एन का, एन इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो, दोनों केस के लिए। उसके अलावा हमने ई टू द पावर ए टी का, फिर साइन कॉस, साइन हाइपोबोलिक, कॉस हाइपोबोलिक, इन फंक्शंस के, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के। उसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी, लीनियरिटी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग टी स्पेस में ना एस स्पेस में होती है, सेकंड शिफ्टिंग टी स्पेस में होती है। उसके अलावा स्केलिंग, ओके, टी को अगर आप ए टी से रिप्लेस कर दें तब क्या फ़र्क पड़ता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये वाला जो रिजल्ट हमने अभी यूज़ किया था, इनको मैंने 1 2 3 4 नंबर किया था पीछे, वही नंबर मैं यहाँ भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें आगे एग्जांपल में यूज़ करूँगा तो रेफर करना आसान होगा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए भी इसी का जनरलाइजेशन। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन इन एस स्पेस भी आपको मिलता है अगर टी स्पेस पे आप टी से या टी की हायर पावर से मल्टीप्लाई करें। अगर आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और 2 बार माइनस साइन मिलके प्लस, तो इस तरह के रिजल्ट्स। ओके, इसको कई बार हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी भी कहते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी को याद रखने के उससे लिहाज से ये तो डिफरेंशिएशन है सिंपली ओरिजिनल टी स्पेस में, ये टी स्पेस में मल्टीप्लिकेशन बाय टी है, और मल्टीप्लिकेशन बाय टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन इन दी एस स्पेस। ऐसे ही इंटीग्रेशन इन द टी स्पेस, टी स्पेस में इस तरह का इंटीग्रल हो, या इसे डिवीजन बाय एस भी कहते हैं, एस स्पेस में डिवीजन बाय एस के इक्विवेलेंट होता है। ओके, और ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन बाय टी इन द टी स्पेस, और ये एस स्पेस में इंटीग्रेशन के बराबर होता है। वट जिस भी तरह से आप याद रखें, लेकिन आपको ये याद रखनी है। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के या इन्वर्स लाप्लास के निकालने के जो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट से मेरा मतलब या तो डायरेक्ट फार्मूले से, या अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करके निकाल रहे हैं, मैं उसे भी डायरेक्ट ही कह रहा हूँ कुछ हद तक। लेकिन उसके अलावा कभी कभी ओकेजनली कुछ और मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ओकेजनली कभी कभी आप सीरीज़ एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं लाप्लास के लिए भी और वैसे इन्वर्स के लिए भी, पर मैं लाप्लास का एग्जाम्पल करूँगा, वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी। कभी कभी ये और एक जो मेथड है जो कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, और हमारे लिए मेजर मेथड यही होगा किसी गिवन फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। यूजुअली आई थिंक यही मेथड सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, समथिंग कॉल्ड द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में अलग अलग केस आते हैं, जब डिफरेंट रूट्स हों,
डिनोमिनेटर में जो आपका फैक्टर है उसके डिफरेंट रूट्स हों, फिर एक केस ऐसा आता है उसके रिपीटेड रूट्स हों, मतलब लीनियर टाइप के फैक्टर्स हों, और कभी कभी वो फैक्टर लीनियर टाइप के ना हों, अगर नॉन लीनियर क्वाड्रेटिक टाइप के फैक्टर्स हों, तब किस तरह से डील करते हैं, तो वो सारे केसेस। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये बहुत कॉमनली हम यूज़ करेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, और एक ट्रिक मेथड में, मैं इसे ट्रिक मेथड कह रहा हूँ क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड भी होता है। ओके, ये दोनों जगह यूज़ होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी, इनवर्स लाप्लास के लिए भी। इनफैक्ट मेजरली हमारे लिए वैसे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का मेथड नहीं होगा, खुद जो हमारे लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होगा। हम तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों को यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी कई बार खुद किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं और तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो वो ट्रिक भी का भी एक आधा एग्जांपल हम देख सकते हैं, और वहाँ पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फाइनल वैल्यू थ्योरम है ये भी यूज़ हो सकती है। तो कई तरह की अलग अलग ट्रिक्स हो सकती हैं। ओके, तो सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद मैनी मेथड्स। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए तो फिर मोस्ट जनरल मेथड तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आप इंटीग्रेशन की मेथड से रूट्स पोल्स वगैरह फाइंड करके उससे आप डील करते हैं। तो देयर आर मैनी मेथड्स। ओके, अब एक एग्जांपल करते हैं। एक्सप्लिसिटली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अब दिखाना चाहूँगा। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ओके, लेकिन आप यहाँ से ये सीखने की कोशिश करें कैसे करना है। ओके, और मैं बहुत एग्जांपल्स नहीं करा सकता हूँ, तो लेकिन जस्ट ट्राई टू सी जैसे एक एग्जांपल में भी आपकी कितनी ट्रिक्स लग रही है। लेट मी कॉल ऑल दिस माई बैग ऑफ ट्रिक्स। तो कितनी ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ रही हैं। ओके, माना आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, इंटीग्रल 0 to 2 sin x ओवर x dx। अब एक तरीका तो ऐसा हो सकता है आप इस इंटीग्रल को पहले इवेलुएट कर लें, फिर जो फंक्शन बना उसका, बट ये चीज़ जो है, ये रिजल्ट हमारे पास है। मैंने सीधे यहाँ ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये कुछ इस तरीके ये कहती है इंटीग्रल 0 to t हो फॉर सम fx dx, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली सीधे होता है, अकेले जो कैपिटल F का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें पता अगर है तो 1/s का फैक्टर उसके साथ आ जाता है। तो इसका मतलब ये आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। साइन t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पता हो तो उसके साथ 1/s लगा के ही बन जाएगा। साइन टी का नहीं, अभी साइन t/t का चाहिए। अगर साइन t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, ओके, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, पर ये fs जो होगा ये साइन टी का नहीं, ये तो साइन t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से fs निकल जाएगा, और उस fs को s से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये काम बन सकता है। अब आप बोलेंगे साइन t/t का कितना होता है। अच्छा, साइन t का तो हमने वो स्टैंडर्ड फंक्शन में मेमोराइज़ कर रखा है, लेकिन साइन t/t का, अरे फंक्शन को अगर किसी चीज़ से डिवाइड किया है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यही तो है, फंक्शन को किसी चीज़ से डिवाइड किया है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमें पता है। अगर केवल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके डिवीज़न का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल की फॉर्म में इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स इस्तेमाल करके ही हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके, ये जिसे मैंने मेमोराइज़ करने को कहा था, कुछ स्टैंडर्ड हमने याद कर लेने हैं। तो साइन 80 का ये हमने एक बार डिराइव किया है, बट इसे मेमोरी में अगर हमने फिक्स कर दिया तो वी नो दैट। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/sin² प्लस s² प्लस a²। साइन टी हमें टी की ज़रूरत है केवल। ओके, तो साइन टी ए की जगह 1 रख दो, 1/s² प्लस 1, ठीक है। अब साइन टी से साइन t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो पहले। अभी इसका नहीं निकाल रहे हैं, अभी केवल साइन t/t का, साइन t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, s से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करो, किसका, खुद साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि ये रहा 1/s² प्लस 1, पर s के बजाय उसे x के टर्म में लिखो। ओके, क्योंकि s तो खुद एक लिमिट है, s खुद एक लिमिट का वो है, इसीलिए तो s का फंक्शन तभी तो बन पाएगा ये क्वांटिटी इवैल्यूएट होके। तो s एक लिमिट में आ रहा है तो इसको कुछ और लिख दो, डेफिनेट इंटीग्रल है बस। अब ये इंटीग्रल स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसे बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स x, लिमिट्स s से इन्फिनिटी तक, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, साइन tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s। और यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप यूज़ करें तो 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स ऑफ थीटा। ओके, यस, तो ये cot इनवर्स s मिल गया। तो हमें sin t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t/t अगर मैं यहाँ रख दूँ और उसके साथ केवल एक 1/s का फैक्टर और लगाना है, तो मेरे डिज़ायर्ड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t दिस। तो हमने यहाँ पे दो ट्रिक्स यूज़ की हैं। ओके,
ये थर्ड और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जिसे मैं कह रहा था ये, तो ये अगर हमें याद नहीं है तो फिर ये प्रोसीड करना मुश्किल है। अदरवाइज़ आप हो सकता है कोई और तरीका भी हो, ओके, लेकिन यूजुअली वो तरीका आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल प्रॉपर्टीज़ जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो एक बार डिराइव कर ली और दिमाग में बैठा ली, उससे आप ये रिजल्ट निकाल पाए। ओके, तो ये एग्जांपल आपको दिखा रहा है हाँ ये दो प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ होती है। ऐसा भी हो सकता है आपको एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ रही हूँ, ओके, स्केलिंग भी हो, लीनियरिटी भी हो, शिफ्टिंग भी हो, एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके, एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल जो जिसे मैंने कहा था, सीरीज़ का हम सीरीज़ एक्सपेंशन का मेथड कई बार यूज़ करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, साइन टी का हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन ए टाइम्स टी का भी पता है, स्केलिंग वाले से हम कर सकते हैं या वैसे ही याद है, लेकिन साइन रूट टी ये तो टी की पावर हाफ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एटलीस्ट डायरेक्टली तो हमने डिराइव नहीं किया है। तो इसको जो हम मेथड यूज़ करेंगे, जिस जो सीरीज़ का मेथड है, अब आपको कुछ स्टैंडर्ड सीरीज़ भी याद होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जैसे साइन की सीरीज़, कॉस की, टेन की, कॉर एक्स, लॉग 1+x एंड सम अदर सीरीज़, ओके, स्टैंडर्ड सीरीज़ इन्हें हम कहते हैं। साइन थीटा की जो पावर सीरीज़ है, थीटा माइनस थीटा को और फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 और फैक्टोरियल 5 प्लस थीटा 7 और फैक्टोरियल 7 सो एंड सो ऑन होती है। तो इसको यूज़ करेंगे तो बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑलमोस्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी पावर हाफ निकालना चाह रहे हैं हम, साइन टी पावर हाफ के लिए ये एक्सपेंशन यूज़ कर लो, ओके। फर्स्ट टर्म में टी की पावर हाफ, अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इस पूरे का, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर हाफ का, और अगले टर्म में टी पावर 3/2 जिसके नीचे फैक्टोरियल 3 है, और अगले में टी पावर 5 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ओके। अब यहाँ पे लीनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और लीनियरिटी तो हम इतना ब्लाइंडली यूज़ करते हैं शायद हम याद भी नहीं रखते हैं, बट बेसिकली लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है C1 टाइम्स ए फंक्शन हो प्लस C2 टाइम्स दूसरा फंक्शन प्लस C3 टाइम्स तीसरा फंक्शन एंड सो ऑन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है सिंपली C1 कांस्टेंट अलग कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट प्लस C2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सो ऑन। और ये प्रॉपर्टी हमारी इन्वर्स में भी वर्क करती है, लाप्लास इसका जब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं तो वहाँ पे भी, तो सिंपली आपका टास्क इसमें रिड्यूस हो गई। और ये सब जो हैं, तो अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल टी पावर हाफ और टी पावर 3/2 और टी पावर 5/2, टी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, लेकिन n यहाँ पे इंटीजर नहीं है बस, लेकिन हमने इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों केस के एक्सप्रेशन हमें याद है, मैंने साइड में यहाँ लिखा है मैं किस रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n, अगर n इंटीजर होता तो फैक्टोरियल n ओवर s टू द पावर n+1 होता है, पर अगर t इंटीजर नहीं है तो गामा n+1 ओवर s टू द पावर n+1, ओके। गामा फंक्शन एक तरह से फैक्टोरियल फंक्शन का जनरलाइजेशन में कह सकता हूँ, ओके दिस। तो इसको मैं अगर यूज़ करूँगा तो यहाँ टी पावर हाफ के केस में n की जगह हाफ, मुझे हाफ प्लस 1 गामा 3/2 अपॉन s टू द पावर 3/2 मिलेगा फर्स्ट में। सेकंड में 3/2 प्लस 1 गामा 5/2 अपॉन s टू द पावर 5/2 एंड सो ऑन। तो ये सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने लिख दिए। फर्स्ट वाले टर्म को एक्सप्लिसिटली मैंने ऐसे लिखा है, हाफ प्लस वन 3/2, पावर में सीधे 3/2 लिख दिया। अगले में 5/2, पावर भी 5/2, लेकिन इसके साथ ये फैक्टोरियल 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। अगले में और साइन भी चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटली साइन भी चेंज हो रहा है, फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 और s 7/2 एंड सो ऑन। अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। वैसे एक तरह से आप आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट इस आंसर को हम क्लोज फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं, ओके। कैसे, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो गामा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी, ओके, गामा n+1 बराबर होता है n गामा n। दिस प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n(n-1), ओके। फैक्टोरियल ऑफ 5 में 5 को अलग करते हैं तो 4 फैक्टोरियल बचता है, तो इसी की तरह का है, लेकिन थोड़ा सी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है, बट स्टिल ये इसी की तरह की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को और साथ में हाफ इंटीग्रल पावर्स का गामा फंक्शन की वैल्यू आप लिख सकते हैं। आपको केवल एक वैल्यू याद रखनी होती है, गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ प्लस हाफ √π होता है। तो गामा ऑफ 3/2, क्योंकि यहाँ गामा 3/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, इन सबको आप लास्ट में गामा हाफ के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे गामा 3/2 को देखें, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें आप, गामा 3/2 इस प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं हाफ गामा हाफ, यू कैन चेक इट योरसेल्फ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, तो इस हाफ के फैक्टर के अलावा ये √π के बराबर है। और इसके बाद आप गामा 5/2 पे जाएँ तो इस प्रॉपर्टी से अगेन आप उसे लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, और गामा 3/2 आप यहाँ निकाल चुके हैं √π/2, तो √π को मैं अलग लिखता हूँ, और 3/2 का एक फैक्टर आया और हाफ का फैक्टर यहाँ से आया, तो 3/2 इंटू हाफ। ऐसे ही गामा 7/2 आप देखें तो 5 इंटू 3 इंटू 1 न्यूमरेटर में और 2 इंटू 2 इंटू 2, वैसे तो मैं उसे 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे 5 3 1 2 2 2 √π। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ
और फैक्टोरियल 3 होता है 3 to 1। मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है, इतना शायद करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे इस टर्म में फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 1, ओके। मैंने एक्सप्लिसिटली हर चीज़ को लिखने की कोशिश की है। गामा 3/2 हो गया रूट पाई बाई 2, एस की पावर 3/2। गामा 5/2 होता है 3 × 1 अपॉन 2 × 2 इंटू रूट पाई, और एस की पावर 5/2 है, और फैक्टोरियल 3 3 to 1। अगले में फैक्टोरियल 5 ये लिखा हुआ है, प्लस का साइन फैक्टोरियल 5। गामा 7/2 होता है 5 × 3 × 1 अपॉन 2 × 2 × 2, जो मैंने यहाँ साइड में दिखा रखा है, इंटू रूट पाई अपॉन एस 7/2। और डेलिबरेटली मैंने एक अगला टर्म भी लिखा, बल्कि मैंने ऊपर नहीं लिखा था, कि यहाँ पे आप ताकि समझ सकें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो रहा है, ओके। फैक्टोरियल 7 के फैक्टर को ऐसे लिखा अगले टर्म में। गामा जो कि हमारे पास वहाँ पे 9/2 का रहा होगा अगले टर्म में, वो 7 5 3 1 का प्रोडक्ट अपॉन 2 × 2 × 2 × 2, 7/2 × 5/2 × 3/2 इंटू हाफ, और लास्ट में गामा हाफ बचेगा जो कि रूट पाई एस 9/2। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखें, यहाँ 3 और 1 कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ 5 3 1 ऑड नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं इस फैक्टोरियल में से, लेकिन 4 और 2 बच रहे हैं। यहाँ ऑड नंबर 7 5 3 1 कैंसिल हो गए, 6 4 2। इवन नंबर्स का प्रोडक्ट अभी बच रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इन टर्म्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं छेड़ा, ओके। सेकंड को, अभी ये रेड में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए। सेकंड टर्म में 2 × 2, 2 स्क्वायर तो ये था, लेकिन यहाँ एक 2 का फैक्टर बच रहा है, ओके, इस 2 को ये लिख दिया। अगले टर्म में ये न्यूमरेटर यहाँ पूरा कैंसिल हो गया था, रूट पाई एस पावर 7/2 तो ठीक है, रूट पाई एस पावर 7/2 ये टर्म तो ठीक है। 2 क्यूब हो गया। अब यहाँ जो बचा है 4 × 2, अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन लें, ये 1 बनेगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 बनेगा। 1 × 2 जो कि होता है फैक्टोरियल 2, लेकिन 2 के कितने फैक्टर आए? 2 बाहर आए। 2 × 2 अगर कॉमन लिया तो बाकी बचा फैक्टोरियल 2। 2 × 2 कॉमन लिया तो 2 × 1 बचा, जिसको मैं फैक्टोरियल 2 लिख रहा हूँ। आप अगले टर्म में यही चीज़ करें, रूट पाई एस पावर 9/2, 2 के 4 फैक्टर्स तो आपको ये दिख ही रहे हैं, 2 पावर 4। लेकिन इन फैक्टर्स में 2 4 और 6 में से अगर आप हर किसी में से 2 का फैक्टर कॉमन लें, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो 2 पावर 3, 2 के 3 फैक्टर कॉमन आए, और ये बन गया 1, और ये बन गया 2, और ये 3, फैक्टोरियल 3। ऑड फैक्टर्स कैंसिल होने के बाद इवन फैक्टर्स में से आप फिर से 2 कॉमन लेते हैं, तो फिर से आपकी फैक्टोरियल सीरीज बनती है। ये ट्रिक हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप इसे एक्सप्लिसिटली वर्क होते हुए देख रहे हैं, दिस, ओके। एक तो उसी तर्ज पे मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये तो नज़र आ रहा है फैक्टोरियल 3 है, ये इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख देंगे अगले स्टेप में। ये फैक्टोरियल 2 है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक फैक्टोरियल 1 होता है, तो ज़बरदस्ती एक फैक्टोरियल 1 है, और यहाँ एक फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ओके। तो अब इस फॉर्म में आने के बाद अब ये सीरीज़ बनने को तैयार है। आप ये फैक्टर सब जगह कॉमन लें, रूट पाई सब में है, एस की 3/2 पावर तो सब में है, और 2 का एक फैक्टर भी हम कॉमन लें, क्योंकि तभी मैं इसे सीरीज़ की फॉर्म में लिख पाऊंगा। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, इसके बाद कि ये कौन सी सीरीज़ है, ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अलग अलग सीरीज़ के साथ, तभी आपको आएगा, ओके। ये कोई ऐसी रटने वाली चीज़ नहीं है, दिस कम्स विद प्रैक्टिस। तो ये आपने कॉमन लिया, तो ये बन गया 1 - 1/2²s, यू कैन चेक। अगले टर्म में 1/2, 1/2 पावर 4s², साइन माइनस से प्लस हो गया। यहाँ फैक्टोरियल 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, और यहाँ 2² है, यहाँ 2² का भी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे पे लिखूंगा, बट 2 पावर 4s²। अगले टर्म में साइन फिर चेंज, फैक्टोरियल 2 की जगह फैक्टोरियल 3, और 2 पावर s का क्यूब है, वो नेक्स्ट टर्म मैंने यहाँ लिखा है। और ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये e⁻x की सीरीज़ है, जहाँ x मतलब इनफैक्ट -x है, क्योंकि साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। -x + x² ओवर फैक्टोरियल 2 -x³ ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। दिस x की जगह है 1/2² विद अ माइनस साइन। तो ये पार्ट जो कांस्टेंट था, e की जगह एक्सपोनेंट ऑफ दिस, ओके, और 2² को लास्ट में 4s। तो ये हो गया। ये रिज़ल्ट लास्ट में जो मैं समराइज़ कर पाया, इसके लिए ज़रूरी था। ये सीरीज़ आपको याद है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो सीरीज़ मेथड भी हम कई बार यूज़ करते हैं, जो फंक्शन के लिए हमने कभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं देखा था, इसका भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाया। लेकिन एक तो मुझे साइन की सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी, और बाद में एक एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी, और कुछ और आइडियाज़ भी थे, गामा फंक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स। बट ये तो, लेकिन ये मेथड भी कहीं पे एम्प्लॉय हो सकता है फॉर गिवन फंक्शन, ठीक है। यू माइट हैव टू यूज़ दी सीरीज़ एक्सपेंशंस। टी स्पेस में भी इनिशियल फंक्शन को एक्सपेंड किया, और बाद में एस स्पेस पे फिर, क्योंकि फिर सीरीज़ मिलेगी आपको, आपने इनिशियल फंक्शन को बहुत सारे टर्म्स में ब्रेक कर दिया, तो लीनियरिटी से हर किसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, आपको एस स्पेस में भी एक सीरीज़ मिली। अब उस सीरीज़ को कोशिश कीजिए कि आप क्या उसे किसी स्टैंडर्ड सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं, ओके। सो ये कंसिडर दीज एज एग्जाम्पल्स, ओके। ये जस्ट हिंट है किस तरह की ट्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है, दिस। अच्छा, अगला एक मेथड है, इसका मैं इस पार्शियल फ्रैक्शंस में तो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, पर अलग अलग केसेस बनते हैं एक्चुअली उसमें बहुत सारे। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये एक बहुत
सबसे कॉमन मेथड शायद यही वाला होगा, अपार्ट फ्रॉम अदर ट्रिक्स, वो शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, स्केलिंग वगैरह वगैरह वो तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक होगा। पार्शियल फ्रैक्शन वैसे एक ऐसा टॉपिक है जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा, ओके, क्योंकि हम इसी से हमने अपने रिजल्ट्स निकालने हैं। मैं पहला केस जो डिस्कस कर रहा हूँ नॉन रिपीटेड रूट्स का। नॉन रिपीटेड रूट्स हैं, बेसिकली आइडिया ये है, माना आपको जो फंक्शन दिया गया, मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, माना एफ एस कोई फंक्शन है और वो इस फॉर्म में है, वो खुद उसमें एक न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, एस में ये भी पॉलिनोमियल है, एस में ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर वाले पार्ट की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डिनोमिनेटर वाले से कम है। कितनी कम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी कम है तो चलेगा। माना इसमें s की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, ये है समथिंग c1s³ प्लस c2s² प्लस c3s प्लस सम कांस्टेंट, और ये अगर s³ के बजाय s² वाला पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो वहाँ के लिए हमारा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ओके, तो अगर ये सिचुएशन है कि एफ एस खुद दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है और जी एस की डिग्री एच एस से कम है, ओके, डिग्री ऑफ जी एस इज डिग्री ऑफ लेस देन एच एस, और डिग्री ऑफ एच एस माना एन है, मतलब इसमें एस की मैक्सिमम पावर एन आ रही है, तो इस, और आप इसको माना फैक्टराइज कर पा रहे हैं इन प्रिंसिपल, अगर एन डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके एन रूट्स होते हैं। तो हम अभी उस केस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ उसके सारे के सारे रूट्स डिफरेंट हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार के हैं, एस माइनस अल्फा 1 इंटू एस माइनस अल्फा 2 इंटू एस माइनस अल्फा 3, केवल डिनोमीटर के फैक्टराइजेशन हमें देखना है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन रूट्स हैं, और कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है। तो डिफरेंट से हमारा मतलब ये है नॉन रिपीटेड रूट्स। ओके, आप अपने डिनोमीटर को प्रॉपर्ली फैक्टराइज कर पा रहे हैं और कोई भी रूट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट रूट्स का केस। तो इस केस में तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करना इन प्रिंसिपल आसान होता है, ठीक है। अगर ये रूट्स बहुत ज़्यादा हैं तब प्रॉब्लम आ सकती है, माना 2 रूट है तो आसान रहेगा, 3 रूट है आपका, ये वाला एक्सप्रेशन अगर s³ वाला है, ओके, थर्ड डिग्री का है, 3 रूट्स, थोड़ा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट अदरवाइज आइडिया बहुत सिंपल है। यहाँ पे ट्रिक ये है, सीधे सीधे मैं इसे ट्रिक कह रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन है, माना इसकी डिग्री से कम है, और या इसका जो फैक्टराइजेशन आपने किया तो इसके सारे रूट्स आपको अलग अलग दिखे, तो फिर वहाँ सिंपल तरीका ये है, आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c1 टाइम्स फर्स्ट फैक्टर s माइनस अल्फा 1, s माइनस फर्स्ट रूट, सब c1 इज सम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, प्लस c2 टाइम्स s माइनस अल्फा 2, प्लस ऐसे करते करते cn अपॉन दिस। इसमें c कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो अभी अननोन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये कांस्टेंट्स होंगे सिंपली। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, माना इसी को अभी आप अपना केस समझें, आपका कोई गिवन फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो आप उसे इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और इस फॉर्म में ब्रेक करने का फ़ायदा क्या है वो आप लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये मेथड किस तरह से वर्क करता है। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में एक एक्सरसाइज समझिए, स्कूल लेवल एक्सरसाइज। ओके, माना मैं एफ एस फॉर सिंप्लिसिटी मैंने बहुत सिंपल फंक्शन लिया, 1 अपॉन s+1 s-2, पहले ही फैक्टराइज कर दिया, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है, s पावर 0, इसमें s की पावर 2 भी नहीं है, s की पावर 1 भी नहीं है, s की मिनिमम पावर s पावर 0 है, तो ये 0, इसकी डिग्री 0 है, जबकि डिनोमिनेटर में s² टाइप का टर्म है। ओके, हाईएस्ट पावर s की 2 है, ये डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री इससे कम है। हाँ, तो ये वाली ट्रिक यहाँ अप्लाई हो सकती है। और इसके रूट्स देखें, इसका एक रूट -1 है और एक रूट +2 है। ओके, दिस, तो इसके दोनों रूट्स अलग अलग हैं। हाँ, 2 रूट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसके लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस एक्सप्रेशन को सपोज किया, लेट से, ये लेट लिख के मैंने ये किया, माना ये फैक्टर बराबर होता है c1 अपॉन s+1 प्लस c2 अपॉन s-2। अब c1 c2 कितने हैं? अरे इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो, यहाँ एलसीएम लिया, c1 टाइम्स s-2 प्लस c2 टाइम्स s+1, s के कोफिशिएंट नेट कोफिशिएंट हो गया यहाँ से c1 प्लस c2, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है मैंने उसे प्लस साइन के साथ लिखा है, यहाँ से -2c1 प्लस c2। अब आप इस एक्सप्रेशन और जो ओरिजिनल फंक्शन था जिसको आप ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं, यही पार्शियल फ्रैक्शंस हुए, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक कर रहे हैं। तो जिस फंक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया उसको भी मैंने डेलिबरेटली, ऐसा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर मैंने डेलिबरेटली इसके न्यूमरेटर को ऐसे लिखा है 0 इंटू s पावर 1 और 1 इंटू s पावर 0। s पावर 1 का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है और s पावर 0 को, ऐसा इसलिए तब मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकूँगा, डिनोमिनेटर मैच हो रहा है। न्यूमरेटर में s का कोफिशिएंट यहाँ c1 प्लस c2 है, यहाँ s का कोफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट टर्म जो है s पावर 0 का कोफिशिएंट जो है यहाँ 1 है और यहाँ इतना है। तो अगर आप ये कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ s को न्यूमरेटर में कंपेयर करें तो आपको 2 इक्वेशन मिली। अब इस एग्जांपल को मोस्ट जनरल ना समझें, माना ये थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता डिनोमिनेटर,
तो फिर आपको 3 टर्म्स तक एक्सपेंशन करना पड़ता, 3 पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको 3 इक्वेशंस मिलती। 4 होते 4, तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मतलब है, पर आइडिया बेसिकली बहुत सिंपल है। ओके दिस, तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं, पॉसिबली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट करता है, कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, बट इस केस में सिंपली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। C1 बराबर -1/3 और C2 बराबर 1/3, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हो गया ये, C1 की जगह -1/3 रखो, C2 की जगह 1/3। तो इस जो हमें सवाल दे रखा था, हमें माना ये सवाल पूछा गया, इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालो, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो आपने इसके बजाय उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब तो ये हो गया इतना, उसी फंक्शन को अभी इस फॉर्म में लिखा है, -1/3 फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ 1/s+1 और +1/3 कोफिशिएंट s-2। लेकिन ऐसा लिखा क्यों, उसको यहाँ देख लीजिए। हमारे फंक्शन को हमने 2 चीज़ों के सम के रूप में लिख दिया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और या इन्वर्स में एक प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी। 2 फंक्शंस के सम का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंडिविजुअली एक एक फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इन्वर्स वाला, वो ले लो, सम कर दो। और अगर इनके साथ कोई कांस्टेंट्स थे, बल्कि यहाँ कांस्टेंट लिखना भूल गया, C1 टाइम्स और C2 टाइम्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी होल्ड करती है और इन्वर्स केस में भी होल्ड करती है। ओके, तो इसलिए अगर मुझे अकेले इस फैक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता लग जाए और इसका पता लग जाए, तो उन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐड करके मेरे सवाल का आंसर बन जाएगा। तो ये अच्छा, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये हम कर चुके हैं। e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-a होता है। इसका मतलब 1/s-a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, e⁻at। अभी मैंने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत फॉर्मली डिफाइन नहीं किया है, लेकिन लेट्स कंसिडर दिस, ठीक है, कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये था, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। वैसे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक नल फंक्शन का आइडिया भी आता है, उसको मुझे अलग से बताना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम नल फंक्शन का वैसे कोई रोल नहीं होने वाला है फिजिक्स में, तो आप यही समझ लीजिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को सीधे सीधे देखें, -1/3 तो फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट है, मुझे 1/s+1 1/s+1 a की जगह अगर -1 ले लूँ तो हो तो गया। इसका आंसर मुझे पता है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इसका या इसके साथ एक कांस्टेंट हो, इसका पता है। और ऐसे ही ये भी तो 1/s-2 इसी फॉर्म का है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रिक, एटलीस्ट जिस तरह के एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया, अभी आप हायर एग्जाम्पल्स पे ना जाएं, रिपीटेड रूट्स और उस पर, तो अगर आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और आप उसको इस पार्ट से प्रकार से ब्रेक कर दें अपने गिवन फंक्शन को, तो C1 C2 Cn कांस्टेंट तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए ये तो सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह आएंगे, और 1/ चाहे s-α1 हो या 1/s-α2 हो या 1/s-αn, वो सब के सब इस फॉर्म के हैं, तो उनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, हो तो क्या काम। अगर यहाँ इन जनरल s-α हो, कोई वाला भी अल्फ़ा 1 वाला 2 वाला, तो e⁻t आ जाएगा, हो तो क्या। तो इसीलिए तो ये ट्रिक, अगर आपका इस फॉर्म के फंक्शंस हैं और रूट सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो हम इस तरह से एम्प्लॉय कर रहे हैं, उससे बहुत ईजिली अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम यहाँ आगे बढ़ें, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमें पूछा गया था, -1/3 का फैक्टर अलग, e⁻s+1, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म a की जगह -1 है तो e⁻−1 × t ये। और ऐसे यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/3 s-2 a की जगह 2 e⁻2t, हो गया, जॉब डन। अब बाकी इसे अरेंज करो, वो करो, वो अलग चीज़ है, जॉब डन। तो हमें इस पर प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी पड़ी, आपने पार्शियल फ्रैक्शन से पहले उसे इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद लीनियरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई की एक बार, और उसके अलावा ये रिजल्ट याद होना चाहिए था। और इस रिज़ल्ट को भी आप एक दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं। अब ये एक ही चीज़ कई तरीके से हो सकती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और t⁻n हमें याद है, फैक्टर n/sn+1 अगर n इंटीजर हो, तो स्पेसिफिकली अगर t⁻0 केस के लिए से ये हमने अलग से भी निकाला था, t⁻0 मतलब 1 कांस्टेंट। लेकिन यहाँ से अगर केवल ये भी याद है, t⁻0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म n की जगह 0, n की जगह 0, 1/s, ये 1/s टाइप के ही है, ये भी 1/s टाइप का। टाइप से मतलब s की जगह s+1 है, s की जगह s-2 है, शिफ्टिंग कर रखी है इस टर्म में। इस टर्म को अलग लीनियरिटी थ्योरम से मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग पता कर सकता हूँ, 1/s+1 है तो 1/s जैसा ही। 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, 1 का, लेकिन s नहीं है एक्चुअली, s को 1 यूनिट शिफ्ट कर रखा है। तो साथ में आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का भी ध्यान रखें, s की जगह s-a कब आता है, s स्पेस में, जब ओरिजिनल फंक्शन जो भी रहा हो उसको e⁻at से मल्टीप्लाई किया,
ये और ये रिजल्ट एक ही है, सीधे याद है तो ठीक है, सीधे याद नहीं भी है, टी पावर एन का ध्यान है और शाफ्ट में शिफ्टिंग थ्योरम ध्यान है, तो वहाँ से भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी केस में e⁻at, तो वो यूज़ करें, बन गया। ओके, सो दिस इज़ these are supposed to be just some examples कि किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर्बिट्री फंक्शंस के लिए हम निकालेंगे। हमने केवल कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के याद किए और बाकी हम प्रॉपर्टीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ और वो स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स और कुछ ट्रिक्स अभी आपको जरूरी होंगी। मैंने ट्रिक्स कह रहा हूँ, जैसे अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने एक वो देखा, इसके अलावा माना आपके पास ये एक्सप्रेशन इस तरह का हो, क्या आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से डील कर सकते हैं, जो स्कूल लेवल पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो, यहाँ नेचर थोड़ा अलग है, ये टर्म तो लीनियर टर्म है, लेकिन खुद ये जो दूसरा फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है। वैसे तो मैथमेटिकली आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं s+i इंटू s-i। लेकिन माना हम कॉम्प्लेक्स रूट्स में नहीं जाना चाह रहे हैं, तब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, और वो पार्शियल फ्रैक्शन इतने सिंपल होने चाहिए कि उनके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत सिंपल हो। हमने इसको ऐसा ब्रेक करके फ़ायदा क्या है, कॉन्स्टेंट्स को भूल जाएं, 1/s माइनस एल्फा, 1/s माइनस एल्फा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻α_t, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻α_t। ओके, तो ऐसे ही इसको क्या इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं कि जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फंक्शंस के रूप में हो, या स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ शिफ्टिंग हो, या स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ स्केलिंग हो, तो हमारा काम बन सकता है। तो आई विल ट्राई सजेस्ट यू टू ट्राई इट यूर सेल्फ। ओके, इसके प्रॉपर टेक्निक क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। एंड ट्राई डूइंग एग्जाम्पल्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ओके, अपने आप एग्जाम्पल्स आप अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या किसी भी बुक से या कहीं भी इंटरनेट सोर्स से देखिए और उन सवालों को इन ट्रिक्स की मदद से यूज़ करके इनको सवालों को करने की कोशिश कीजिए। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।